मिश्राज आईएएस एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। और पंचायती राज की श्रृंखला में आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं 73वें संविधान संशोधन के ऊपर। तो 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो कि संविधान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया है, इसके ऊपर जब हम बात करेंगे तो इससे पिछली क्लास में भी थोड़ी जो हमने बात की है उसको भी जरा रिव्यू कर लेते हैं। पिछली क्लास में हमने ये बताने का प्रयास किया था कि 73वें संविधान संशोधन से तक पहुंचने के लिए देखिए कितने सारे रास्ते हमें तय करने पड़े थे, कौन कौन सी कमिटीज बनी थी। बी.आर. मेहता कमेटी की क्या रिपोर्ट थी, इसके अलावा अशोक मेहता कमेटी की क्या रिपोर्ट थी, जी.वी.के. राव कमेटी की क्या रिपोर्ट थी, लक्ष्मीमल सिंघवी कमेटी की क्या रिपोर्ट थी। इन सारे कमिटीज पर चर्चा करते हुए हम लोग यहाँ पहुंचे और अल्टीमेटली ये देखा हमने कि 64वां संविधान संशोधन विधेयक जो है राजीव गांधी के टाइम में पहली बार आया, पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक स्वरूप देने के प्रयास में, लेकिन वो असफल रहा। 64वां संविधान संशोधन विधेयक लोकसभा में पारित हुआ लेकिन राज्यसभा में पारित नहीं हुआ। उसके बाद वीपी सिंह ने भी प्रयास किया लेकिन अंतिम रूप से सफलता मिली नरसिम्हा राव सरकार को, और नरसिम्हा राव सरकार के समय में ही 73वां संविधान संशोधन विधेयक पारित हुआ और 24 अप्रैल 1993 को इसे क्रियान्वित कर दिया गया। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण सफलता है और लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण, डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन के क्षेत्र में एक विश्व में ये उपलब्धि है। संवैधानिक क्षेत्र में ये उपलब्धि है। भारतीय संविधान के भाग 9 में इसके अलावा 11th शेड्यूल को जोड़ते हुए 11वीं अनुसूची को इसमें जोड़ा गया है संविधान में। इससे पहले 10 अनुसूचियां थी। 73वें संविधान संशोधन के बाद एक और अनुसूची जोड़ी गई जो कि थी 11वीं अनुसूची। और इसके अलावा विभिन्न प्रावधान पंचायती राज व्यवस्था को एम्पावर करने के लिए, उसे संवैधानिक अधिकार देने के लिए कुल 16 अनुच्छेद जोड़े गए जो आर्टिकल 243 से लेकर 243 ओ तक है। तो अब यहां पर हम बात करने वाले हैं कि हमारे संविधान में यानी भारतीय संविधान में जो पंचायती राज से संबंधित जो अनुच्छेद हैं उन अनुच्छेदों में क्या बात बताई गई है, क्या प्रावधान किए गए हैं जिससे कि पंचायती राज आज एक सशक्त संस्था के रूप में काम कर रहा है और हमारे देश में खासकर ग्रामीण क्षेत्र में, रूरल सेक्टर में एक बड़े परिवर्तन को अंजाम दे रहा है। तो सबसे पहले देखिए आर्टिकल 243 ये जो आर्टिकल है इसमें पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित जो महत्वपूर्ण शब्द हैं, जो वर्ड्स हैं, जो टर्म्स हैं, उनको डिफाइन किया गया है। सामान्यतः जितने भी एक्ट बनाए जाते हैं, अधिनियम बनाए जाते हैं, उनमें एक ऐसा आर्टिकल होता है जिसमें टर्म्स को डिफाइन किया जाता है। जैसे इसमें ग्राम सभा को डिफाइन किया, पंचायत का क्या मतलब है इसको डिफाइन किया, टेन्योर का मतलब क्या है, अवधि का मतलब उसको डिफाइन किया। ऐसे बहुत से टर्म जो पंचायती राज व्यवस्था में आएंगे उनको डिफाइन किया गया है। ग्राम सभा का मतलब क्या है इसको आर्टिकल 243A में दिखाया गया है। 243A ये दूसरा अनुच्छेद यहां पर आया 243A। अब यहां पर ग्राम सभा क्या होती है ये भी जान लेना ठीक है। ग्राम सभा का मतलब ये होता है कि पंचायत क्षेत्र में पंजीकृत मतदाताओं की ग्राम स्तरीय सभा, यानी कि वो लोग, यानी किसी भी ग्राम पंचायत में रहने वाले वो लोग जो कि पंजीकृत मतदाता है, रजिस्टर्ड वोटर है, उन सबका जो एक समूह होगा उसको क्या नाम देंगे, ग्राम सभा कहेंगे। और ग्राम सभा की बैठकें समय समय पर होना चाहिए और कई बार महत्वपूर्ण निर्णय जो है ग्राम सभा में लिए जाते हैं। तो क्या बताया हमने, ग्राम सभा का मतलब अगर पूछा जाए तो आप ये बताएंगे कि ग्राम सभा पंचायत के भीतर, ग्राम पंचायत के भीतर उन व्यक्तियों का समूह है जो कि पंजीकृत रजिस्टर्ड वोटर है, यानी कि पंचायत के चुनाव में मत देते हैं, वोट देते हैं। उन लोगों का जो समूह है वो ग्राम सभा के रूप में दिखाई पड़ता है। तो एक बात हो गई जो आर्टिकल 243A में है ग्राम सभा के रूप में। इससे पहले 243 में टर्म्स को यानी जो शब्द हैं उनको डिफाइन किया गया है। 243B 243B में क्या कहा गया है, तो 243B जो है इसमें पंचायतों के कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि उनकी संरचना के बारे में बताया गया है कि क्या क्या चीजें होंगी। सभी राज्यों के लिए त्रिस्तरीय प्रणाली का प्रावधान होगा।
जितने भी राज्य हैं उनके लिए 3 टायर सिस्टम होगा। 3 टायर सिस्टम का मतलब क्या हुआ? देखिए, ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत होगा, फिर एक माध्यमिक स्तर होगा यानी मिडिल लेवल होगा। माध्यमिक स्तर के कई नाम हैं, अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम हैं। कई राज्यों में उसे जनपद पंचायत कहते हैं, कई राज्यों में उसे जनपद समिति कहते हैं। ऐसे अलग अलग नाम जो हैं उनको दिए गए हैं। तो ये माध्यमिक स्तर हो गया। और तीसरा स्तर क्या होगा? जिला स्तर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर। डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी अलग अलग नाम होते हैं अलग अलग राज्यों में। कुछ राज्यों में उसे जिला परिषद कहते हैं, कुछ राज्यों में जिला पंचायत कहते हैं। तो ये सब जो व्यवस्था है, ये त्रिस्तरीय व्यवस्था, ये आर्टिकल 243B के तहत प्रावधान किए गए हैं। हाँ, यहां पर एक चीज जरूर याद रखना है कि देखिए, वैसे तो त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का प्रावधान है, लेकिन फिर भी ऐसे राज्य जिनकी जनसंख्या 20 लाख से ऊपर ना हो, ऐसे राज्य जिनकी जनसंख्या 20 लाख से ऊपर नहीं है, मतलब 20 लाख से ज्यादा नहीं है, 20 लाख से कम है, तो वहां के लिए ये मजबूरी नहीं है कि वो त्रिस्तरीय बनाए, वो द्विस्तरीय भी बना सकते हैं, 2 टायर भी बना सकते हैं, द्विस्तरीय व्यवस्था भी बना सकते हैं। और उसमें यह है कि उसको ये मजबूर कर नहीं किया गया है कि वो मिडिल लेवल यानी माध्यमिक स्तर वाला जो लेवल है वो अगर नहीं भी बनाएंगे तो वो चलेगा। तो क्या हो जाएगा? 2 ही स्तर रहेगा, एक ग्राम पंचायत स्तर और एक जिला परिषद स्तर। तो इस तरह की व्यवस्था इसमें की गई है कि अगर 20 लाख स्तर, 20 लाख या उससे कम की जनसंख्या है तो द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था से भी काम चल सकता है। और जहां पर 20 लाख से ज्यादा बड़े राज्य हैं वहां पर त्रिस्तरीय व्यवस्था रहेगी। अब बात करते हैं 243C की। 243C में क्या रहेगा? कंपोजिशन ऑफ पंचायत, यानी पंचायतों के भीतर कंपोजिशन क्या होगा, पंचायत में कौन कौन लोग रहेंगे। तो देखिए, ग्राम पंचायत रहेगा, माध्यमिक स्तर पर जो है जनपद पंचायत या जनपद समिति रहेगा, और जिला स्तर पर जो है जिला पंचायत या जिला परिषद के सदस्य रहेंगे। इनका जो चुनाव होगा वो किस तरह से किया जाएगा और कौन कौन लोग उसमें शामिल होंगे। कंपोजिशन का मतलब यही है कि जब आप कंपोजिशन ऑफ पंचायत, मतलब कि हर एक स्तर पर कौन कौन लोग आएंगे, पंचायत स्तर पर, ग्राम पंचायत स्तर पर कौन कौन लोग शामिल होंगे, इसके अलावा जनपद पंचायत स्तर पर कौन कौन लोग उसमें भागीदारी करेंगे, जिला परिषद स्तर पर कौन कौन लोग भागीदारी करेंगे, ये सब चीजों का उल्लेख आर्टिकल 243C में यानी कंपोजिशन ऑफ पंचायत में किया गया है। तो आप जनरली देखेंगे कि ये जो पंचायती राज व्यवस्था है इसमें यह प्रावधान किया गया है कि ग्राम पंचायत स्तर पर यानी कि पंचायत स्तर पर जो है प्रत्यक्ष चुनाव की व्यवस्था है, जिसमें सरपंच भी प्रत्यक्ष रूप से चुने जाएंगे और पंच यानी कि सदस्य भी प्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा चुने जाएंगे। जनपद स्तर पर क्या होता है कि सदस्य चुने जाते हैं। एट ब्लॉक लेवल जनपद स्तर पर या जनपद समिति के स्तर पर क्या होता है, सदस्य चुने जाते हैं और सदस्य अपने में से ही किसी को अध्यक्ष या उपाध्यक्ष चुन सकते हैं। और जिला स्तर पर क्या होगा, जिला स्तर पर यह होगा जो जिला परिषद कहलाएगा या जिला पंचायत कहलाएगा। जैसे अलग अलग राज्यों में ये अलग अलग नामों से जाना जाता है, जैसे मध्य प्रदेश में जिला पंचायत कहते हैं, है ना। तो जिला पंचायत स्तर पर भी सदस्य सीधे चुने जाएंगे और वो सदस्य अपने में से अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को चुनेंगे, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को चुनेंगे। तो इस तरह से ये कंपोजिशन की बात आर्टिकल 243C में कही गई है। फिलहाल 3 आर्टिकल आ गए आपके पास, 243, 243A, 243B और 243C, मतलब 4 आर्टिकल आपने यहां पर देख लिए। अब देखिए 243D, ये बहुत महत्वपूर्ण आर्टिकल है क्योंकि इससे जो है आरक्षण का प्रावधान किया गया है, इसलिए महत्वपूर्ण है। और ये आरक्षण का मकसद क्या है कि जो पंचायती राज व्यवस्था के तहत जो समाज के पिछड़े और कमजोर वर्ग हैं के लोग हैं, उनको राजनीतिक भागीदारी देने का प्रयास किया गया है। उनको राजनीतिक रूप से निर्णय, प्रशासनिक रूप से निर्णय लेने का एक अवसर देने का प्रयास किया गया है, जो कि उद्देश्य भी था पंचायती राज व्यवस्था
का मूल उद्देश्य भी है। तो रिजर्वेशन ऑफ सीट्स का प्रावधान किया गया है, जनसंख्या के अनुपात में शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है, और मूल जो हमारा ये जो अमेंडमेंट किया गया था मूल, उसमें 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित करने का भी प्रावधान है। 1/3 सीट शुड बी रिजर्व फॉर वुमेन इन ईच कैटेगरी। जो भी कैटेगरी है, चाहे वो जनरल है, एससी है, एसटी है, ओबीसी है, जो भी कैटेगरी है, उन सभी कैटेगरी में 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित करने का प्रावधान है। लेकिन बाद में अलग अलग राज्यों में संशोधन हुए, ये मैं एक जनरल प्रिंसिपल बता रहा हूं आपको। तो बाद में अलग अलग राज्यों में संशोधन हुए, तो कुछ राज्यों में महिलाओं के लिए 50% तक आरक्षण का प्रावधान कर दिया गया। जैसे मध्य प्रदेश में ही देखेंगे आप, तो ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत और जिला पंचायत में महिलाओं के लिए हर एक कैटेगरी में, चाहे वो एससी हो, चाहे वो एसटी हो, चाहे वो ओबीसी हो, चाहे वो सामान्य वर्ग हो, हर एक कैटेगरी में 50% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षण का प्रावधान है। और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243D में इसका उल्लेख किया गया है। 243D में इसका उल्लेख किया गया है। अब बात करते हैं आर्टिकल 243E की। 243E जो है, इसमें प्रावधान किया गया है ड्यूरेशन ऑफ पंचायत, यानी पंचायतों की का कार्यकाल क्या होगा। तो पंचायतों का कार्यकाल होगा 5 वर्ष। 5 वर्ष का कार्यकाल निश्चित किया गया है, यानी पंचायतों का जो चुनाव होगा, चुनाव से लेकर के 5 वर्ष तक का इनका कार्यकाल है। द टेन्योर शुड बी फॉर 5 years। लेकिन अगर मान लीजिए विघटित हो जाती, डिकम्पोज हो जाती किसी भी कारणवश, तो देखिए 6 माह के अंदर चुनाव कराने का भी प्रावधान है। लेकिन अगर अगला चुनाव, नेक्स्ट चुनाव का जो टेन्योर है, जो समय है, पूरा होने में 6 महीने से कम समय है, तो उपचुनाव कराने की जरूरत नहीं है। वो जो है, जब फ्रेश इलेक्शन होगा पूरे पंचायत के लिए, तभी करा सकते हैं। ये भी व्यवस्था की गई है। तो पहली चीज तो ये, इसका टेन्योर क्या है पंचायत का, तो 5 वर्ष निश्चित कर दिया गया है। अगर विघटित होता है, अगर मान लीजिए 1 साल के बाद, 2 साल के बाद, 3 साल के बाद विघटित होता है, तो भैया 6 माह के अंदर चुनाव कराना भी जरूरी होता है। जहां अवधि 6 माह से कम बची है, तो वहां पर उपचुनाव कराना आवश्यक नहीं है। आप जब पूरा राज्य का जब इलेक्शन होगा, यानी सभी पंचायतों का जब इलेक्शन होगा, उसी समय करा सकते हैं। यदि चुनाव होता है तो बची अवधि के लिए होता है। अच्छा, मान लीजिए कभी ऐसा होता है, जैसे 1.5 साल का टाइम बचा है, और मान लीजिए कोई सरपंच जो है वो नहीं रहे, एक्सपायर हो गए, या जनपद सदस्य नहीं रहे, या जिला पंचायत के सदस्य या अध्यक्ष नहीं रहे, तो क्या करेंगे। और अभी 1 साल या 1.5 साल बचा है, तो क्या जो उपचुनाव होगा वो आने वाले 5 साल के लिए होगा? नहीं, ऐसा नहीं होगा। वो जो 1 साल टेन्योर बचा है ना, उस 1 साल के लिए उपचुनाव होगा। ये चीज ध्यान रखना है यहाँ पे, क्योंकि उपचुनाव का व्यवस्था जो है उस टेन्योर तक ही होगा जहां पर जो इलेक्शन हुआ, यानी टोटल इलेक्शन हुआ, कंप्लीट इलेक्शन से लेकर के 5 साल जहां पूरा होना है। तो ये टेन्योर का इसमें जरा प्रावधान किया गया। अच्छा, ये सब चीजें देखिए क्यों किया गया। जब मैं पिछली क्लास में आपको बता रहा था सारी कमिटीज में, तो पंचायतों की कमियां क्या क्या थी उस समय, क्योंकि पंचायती राज व्यवस्था तो देखिए 2 अक्टूबर 1959 में ही शुरू हो गया था, बलवंत राय मेहता कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर। तो उसमें यही सब कमियां थी। कमियां क्या थी? टेन्योर निश्चित नहीं था। और क्या कमी थी? तो किसको चुना जाना चाहिए, जो पिछड़े और कमजोर वर्ग के लोग हैं उनको मौका ही नहीं मिल पाता था, जो एक बार चुन लिया गया वो हमेशा ही चुना जाता था। तो इन कमियों को दूर करने के लिए देखिए ये आर्टिकल्स में प्रावधान किया गया है। 243D में आपने देखा आरक्षण इसीलिए किया गया, और उसमें महिलाओं के लिए भी जो है 1/3 सीटों के आरक्षण की बात की गई है। ये भी हमने क्लैरिफाई किया कि वर्तमान में कई राज्य ऐसे हैं जहां पर महिलाओं के लिए 50% तक आरक्षण का प्रावधान है। 243E जो है टेन्योर की बात हो गई। अब चलते हैं आगे। 243F में क्या प्रावधान है? 243F में प्रावधान है डिस्क्वालिफिकेशन फॉर द मेंबरशिप, यानी कि किसी मेंबर को
कब डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं या चुनाव लड़ने से रोक सकते हैं, या फिर अगर वो चुनाव जीत भी गए हैं या मेंबर बन गए हैं तो वो डिस्क्वालीफाई किस आधार पे होंगे, ये सब सारे प्रावधान जो हैं ये आर्टिकल 243F में बताया गया है। हाँ, एक चीज यहां पर जरूर ध्यान रखने का है कि अगर उम्र की बात आती है, उम्र का डिस्क्वालिफिकेशन की बात आती है, डिस्क्वालिफिकेशन कई आधारों पे हो सकता है। मान लीजिए कोई व्यक्ति पंचायत का चुनाव लड़ना चाहता है लेकिन वो अपराधी प्रवृत्ति का है, उसको पहले जेल की सजा हो चुकी है। अगर मान लीजिए उसने पंचायत से कोई कर्ज लिया हुआ है और उसे पूरा ही नहीं किया, उसने जमा नहीं किया, बैंकक्रप्ट हो गया, ऐसे कई कारण हो सकते हैं जिसमें चुनाव लड़ने से रोका जा सकता है, या अगर आप चुनाव लड़े भी हैं तो आपको अयोग्य घोषित किया जा सकता है। लेकिन एक आधार इसमें वो है जो अलग से बताया हुआ है कि यदि कोई व्यक्ति 25 वर्ष का नहीं है और वो 21 वर्ष से ज्यादा उम्र का है, 21 वर्ष या उससे ज्यादा उम्र का है, तो इस आधार पर उसे अयोग्य घोषित नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि पंचायतों में जो चुनाव लड़ने की उम्र है ना, वो 21 वर्ष ही निर्धारित की गई है। मतलब कोई भी युवा जो 21 वर्ष की आयु पूरा कर चुका हो वो पंचायत का चुनाव लड़ सकता है। तो यही कारण बताया कि भाई इस आधार पर आप उसे अयोग्य नहीं घोषित करेंगे कि उसकी उम्र अभी 25 साल नहीं हुई है। तो 21 साल जो सामान्य भाषा में कहेंगे, 21 वर्ष जो है पंचायतों में चुनाव लड़ने की उम्र है, यानी 21 वर्ष पूरा कर लिया है तो वो चुनाव लड़ सकता है। फिर बात करते हैं 243G की। 243G में क्या है? पावर, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड ऑथोरिटी ऑफ द पंचायत। पावर, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड ऑथोरिटी ऑफ द पंचायत, यानी कि पंचायत की शक्तियां, उनका उत्तरदायित्व और उनका जो दायित्व है, ऑथोरिटी जो अधिकार है, इन सब के ऊपर 243G जो है वो फोकस करता है। अब इनका दायित्व क्या होगा, इनका अधिकार क्या होगा और इनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी, तो देखिए बहुत सारे काम दिए गए हैं क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में विकास की बहुत संभावना है भारत में, और बहुत सारे काम हैं जो निचले स्तर पर, ग्रामीण स्तर पर निर्णय लेकर के बेहतर ढंग से किए जा सकते हैं। तो बहुत सारे काम है इनके पास। आर्थिक विकास, सामाजिक न्याय और कार्यक्रम को तय करना, आर्थिक जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट और जो सोशल जस्टिस के प्रोग्राम है वो तय कर सकते हैं ये निचले स्तर पर, पंचायत स्तर पर, जनपद पंचायत स्तर पर, जिला समिति के स्तर पर, और फिर उनको जो है कार्यक्रमों को क्रियान्वित करने की भी जिम्मेदारी ले सकते हैं, उनको क्रियान्वयन करा सकते हैं अलग अलग विभागों के माध्यम से। भारतीय संविधान की जो 11वीं अनुसूची है उसमें पंचायतों के लिए 29 कार्यों का प्रावधान है। 29 फंक्शंस ऑफ द पंचायती राज सिस्टम। पंचायती राज व्यवस्था में जो संस्थाएं हैं, यानी जो पंचायत, जो हमारी सबसे पहले तो ग्राम पंचायत हो गया, उसके ऊपर जनपद पंचायत हो गया, उसके ऊपर जिला पंचायत हो गया, इनके लिए 29 कार्य, 29 फंक्शंस है। अब बोलेंगे कौन कौन से कार्य हैं? बहुत सारे काम है भाई। कृषि के क्षेत्र में मान लीजिए विकास का कोई काम करना है, कृषि के क्षेत्र में कोई नए योजना या कार्यक्रम भारत सरकार की आई, अब उसको पंचायती स्तर पर लागू करना है, तो पंचायत स्तर पर उसे आसानी से लागू करवाया जा सकता है ना, क्योंकि जो सरपंच है या पंच है वो गांव का ही चुना हुआ व्यक्ति है। ग्राम सभा की बैठकें आयोजित हो सकती है, ग्राम पंचायत की बैठकें आयोजित हो सकती है, उसमें तय कर सकते हैं कि किसी योजना को, किसी कार्यक्रम को कैसे लागू कर सकते हैं। मान लीजिए वैक्सीनेशन करना है गांव में, ग्राम पंचायत में, तो आसानी से तय कर सकते हैं कि भाई स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर करने के लिए जो है हमें वैक्सीनेशन का प्रोग्राम किस तरीके से चलाना है। तो इससे जो प्रशासनिक भागीदारी भी बढ़ी ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को, और निर्णय लेने का भी अवसर मिला। तो केवल कृषि क्षेत्र में ही नहीं, कृषि हो गया, भूमि विकास हो गया, लैंड डेवलपमेंट हो गया, बहुत सारे पंचायत हैं वहां पर जमीन बंजर पड़ी हुई है, पानी का अभाव है, तो कैसे वहां तक पानी लाया जाए, नहर कैसे लाया जाए, पानी सिंचाई की सुविधा कैसे उपलब्ध कराया जाए, ये सब किया जा सकता है। लैंड रिफॉर्म, लघु सिंचाई परियोजनाएं है ना, लैंड रिफॉर्म का काम किया जा सकता है, लघु सिंचाई परियोजनाओं को लागू किया जा सकता है, जल प्रबंधन का काम किया जा सकता है, वाटर मैनेजमेंट का काम किया जा सकता है, पशुपालन से रिलेटेड बहुत सारे ऐसे काम है, एनिमल हस्बेंड्री से रिलेटेड, दूध डेयरी खोलना है। अब ये सब छोटे छोटे व्यापार व्यवसाय को बढ़ा करके
किसानों की आय को बढ़ाया जा सकता है, रोजगार के अवसर बढ़ाए जा सकते हैं, कॉटेज इंडस्ट्री को डेवलप किया जा सकता है। तो इस तरह के कुल 29 कार्यों का प्रावधान जो है किया गया है। मत्स्य पालन को, जैसे ग्राम पंचायत है, अब उसमें जो है एक सामूहिक एक तालाब बना दिया, उस तालाब में जो है लोग जो है भागीदारी करेंगे, थोड़ा थोड़ा अपना पैसा लगाएंगे, थोड़ी सरकार भी मदद करेगी, तो पता चला कि उस ग्राम पंचायत में जो मछली का उत्पादन हो रहा है उसको बेच करके पंचायत का विकास हो रहा है, सड़कें निर्मित कराई जा रही हैं, कुटीर उद्योग विकसित किए जा रहे हैं, बहुत सारे काम किए जा सकते हैं पंचायत स्तर पर। तो मत्स्य पालन किया जा सकता है, लघु उद्योगों का विकास किया जा सकता है, स्वास्थ्य सुविधाओं का, हेल्थ सर्विसेज को डेवलप किया जा सकता है। इसके अलावा पीने की पानी की असुविधा रहती है, ग्रामीण क्षेत्रों में लोग दूर दूर तक जाते हैं, तो पीने की पानी की सुविधाओं का विकास ग्राम स्तर पर, ग्राम पंचायत स्तर पर निर्णय लेकर किया जा सकता है। बहुत सी योजनाएं और कार्यक्रम है जो गरीबी उन्मूलन के लिए है, पॉवर्टी एलिमिनेशन, सरकार की योजनाएं हैं, कार्यक्रम है गरीबी उन्मूलन के लिए, लेकिन जब प्रशासनिक तौर पर उसे थोपा जाता है तो वो ठीक से क्रियान्वित नहीं हो पाता है। महिलाओं के वेलफेयर की बहुत सी योजनाएं और कार्यक्रम है, जब उसे थोपा जाता है कि भाई सरकार का कर्मचारी का ये योजना ये कार्यक्रम, तो उसको आसानी से एक्सेप्ट नहीं करते। लेकिन जब स्थानीय लोग ही तय करेंगे कि इस योजना या इस कार्यक्रम को, जो गरीबी उन्मूलन के लिए है, जो महिलाओं के वेलफेयर के लिए है, जो शिक्षा के विकास के लिए है, जो स्वास्थ्य में सुधार के लिए है ना, तो स्वाभाविक तौर पर वहां के लोगों की भागीदारी बढ़ेगी और निर्णय के जो अवसर मिलेंगे उससे ज्यादा मजबूती से वो योजना और कार्यक्रम लागू हो सकेंगे। तो इस तरह के कुल 29 कार्यों की जिम्मेदारी पंचायतों को देने का प्रावधान किया गया है। तो ये प्रावधान है पावर, रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड ऑथोरिटी टू द पंचायती राज सिस्टम इन आर्टिकल 243G। अब चलते हैं आर्टिकल 243H में। 243H जो है ना, ये क्या कहता है कि भैया जब जो पंचायतों को आप काम तो इतने सारे दे दिए, लेकिन पैसा कहां से आएगा, तो थोड़ा उसको जो है थोड़ा विधान मंडलों को, अगर स्टेट के लेजिस्लेचर को ये लगता है कि पंचायतों को जरा टैक्स लगाने के भी राइट दिए जाए, कौन से टैक्स लगा सकते हैं, इंपोज कर सकते हैं, कलेक्ट कर सकते हैं, वो राज्य तय करेगी, राज्य विधानमंडल तय करेगी। तो विधानमंडल पंचायतों को उपयुक्त कर, चुंगी और शुल्क लगाने और संग्रहित करने का अधिकार दे सकते हैं। जो स्टेट लेजिस्लेचर है ये तय कर सकते हैं कि ग्राम पंचायतों को कौन कौन सा कर लगाने का अधिकार होना चाहिए, कौन सी चुंगी कलेक्ट करने का अधिकार होना चाहिए, शुल्क लगाने का अधिकार होना चाहिए, है ना। मान लो कोई रोड है, सड़क है और वहां से जो है परिवहन हो रहा है, तो उस रास्ते में कहीं एक जगह बैरियर लगा के थोड़ी बहुत चुंगी का कलेक्शन किया जा सकता है ना। तो उससे थोड़ी आय होगी पंचायतों को आय होगी तो विकास के काम किए जाएंगे। इस तरह से ये प्रावधान 243H में किया गया है। हाँ, ये भी कि अनुदान और सहायता की भी जरूरत होगी। भाई अगर मान लीजिए इतना तो इनकम होगा नहीं पंचायतों को, शुल्क जो है टैक्स से, शुल्क से, क्योंकि बहुत छोटे मोटे टैक्सेस होंगे वो, तो सरकार अगर चाहे तो उनको अनुदान यानी ग्रांट इन एड यानी अनुदान और सहायता भी दे सकते हैं। ये प्रावधान भी आर्टिकल 243H में किया गया है। 243I ये भी एक महत्वपूर्ण प्रावधान है। 243I ये फाइनेंस, स्टेट फाइनेंस कमीशन, राज्य वित्त आयोग, इसी के द्वारा राज्य वित्त आयोग के गठन का प्रावधान है 243I के द्वारा। इसे याद रखिएगा, ये कभी काफी बार पूछा जाता है। राज्यपाल प्रत्येक 5 वर्ष में वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए वित्त आयोग का गठन करेंगे। आर्टिकल 243I में यह प्रावधान किया गया है कि स्टेट गवर्नर शुड फॉर्म इन ईच 5 ईयर, प्रत्येक 5 वर्ष में द फाइनेंस कमीशन, स्टेट फाइनेंस कमीशन विल बी फॉर्म्ड। और क्या काम करेंगे ये, तो देखिए राज्यों में जो है बहुत सारे टैक्स वगैरह कलेक्ट होते हैं, चुंगी कलेक्ट होते हैं, शुल्क कलेक्ट होते हैं, तो राज्य और पंचायतों के बीच, अब पंचायतों को विकास के लिए बहुत सारे चाहिए ना, पैसा चाहिए उनको, क्योंकि उनको आपने बोला अभी थोड़ी देर पहले मैं काम बता रहा था उनका, तो वही हेल्थ सर्विसेज का भी काम रहेगा, कॉटेज इंडस्ट्री डेवलपमेंट का काम रहेगा, रोड ब्रिज बनाने का भी काम आप उनको देंगे, तो पैसा भी चाहिए ना।
तो राज्य कितना पैसा उनको दो, किस पंचायत को कितना पैसा दे, ये कैसे पता चलेगा? तो राज्य वित्त आयोग उनको गाइड करेगा। हर एक 5 साल में ये गठित होगा और पूरे राज्यों की जो स्थिति होगी, टैक्स की स्थिति की समीक्षा करके और पंचायतों के लिए जो है वो बताएंगे कि भाई आप इतना पैसा जो है पंचायतों के विकास के लिए दीजिए, अच्छा रहेगा। इसके अलावा राज्य का जो कंसोलिडेटेड फंड होता है, संचित निधि से जो है पंचायतों को दी जाने वाली अनुदान सहायता, कितनी अनुदान दी जाए, कितनी सहायता दी जाए, ग्रांट्स इन एड कितना होना चाहिए पंचायतों के लिए, ये भी वो बता सकते हैं। इसके अलावा वित्तीय स्थिति में सुधार के लिए क्या क्या उपाय किए जा सकते हैं, पंचायतों के फाइनेंशियल कंडीशन को बेहतर करने के लिए क्या उपाय किए जा सकते हैं, इसके बारे में प्रावधान किया जा सकता है ना। ये सब वित्त आयोग बताते हैं। या फिर राज्यपाल चाहे तो वित्त आयोग को कोई अन्य जिम्मेदारी भी सौंप सकते हैं, है ना। तो ये सारे काम जो है आर्टिकल 243 के तहत राज्य वित्त आयोग को दिए जा सकते हैं। 243 में क्या बताया? ऑडिट ऑफ अकाउंट्स ऑफ पंचायत। ऑडिट ऑफ अकाउंट्स, अब देखिए भाई पंचायत काम करेंगे, पैसा खर्च करेंगे तो बीच बीच में ऑडिट करना भी जरूरी है, अंकेक्षण करना भी जरूरी है। अंकेक्षण नहीं करेंगे तो पता कैसे चलेगा कि इन्होंने सही मद में खर्च किया कि नहीं, सही तरीके से खर्च किया कि नहीं, तो भ्रष्टाचार बढ़ेगा ना अगर जांच नहीं करेंगे बीच बीच में तो। और बहुत महत्वपूर्ण काम है ना। और काफी पंचायतों को काफी ग्रांट्स इन एड भी मिलते हैं, थोड़ा बहुत टैक्स वगैरह से भी उनको पैसा मिलता है, राज्य सरकार जो है उनको हेल्प भी करती है। तो उन पैसों का सही खर्च हो रहा है कि नहीं, इसके लिए ऑडिट होना जरूरी है। तो इसीलिए 73वें संविधान संशोधन में आर्टिकल 243 में ऑडिट ऑफ अकाउंट्स ऑफ पंचायत की व्यवस्था भी की गई है। अब बात करते हैं 243 की। 243 जो है ये इलेक्शंस टू द पंचायत की बात करता है, यानी पंचायतों का चुनाव सुचारू रूप से होना चाहिए, क्योंकि ये भी एक कमी थी। अपन ने जब पढ़ा था पिछली क्लास में, पिछले वीडियो को आप देख सकते हैं, चैनल को अगर आप चाहें तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और रेगुलरली जो वीडियोस अपलोड होते रहते हैं आपको उसका फायदा मिलेगा। तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट और लाइक हो सके, शेयर हो सके तो जरूर कीजिएगा, और ये जो हमारा जो प्रयास है वो आप तक पहुंचता रहेगा। तो 243 की बात अगर हम करें तो देखिए इलेक्शंस ऑफ द पंचायत, क्योंकि नियमित रूप से चुनाव नहीं होते थे तो ये भी प्रावधान किया गया कि भाई राज्य निर्वाचन आयोग का गठन होना चाहिए। स्टेट इलेक्शन कमीशन का प्रावधान यहीं पे आया है। ये प्रावधान स्टेट इलेक्शन कमीशन यानी कि राज्य निर्वाचन आयोग का गठन होना चाहिए, आर्टिकल 243 में प्रावधान है। तो चुनाव की प्रक्रिया की तैयारी की देखरेख, जो पंचायत का चुनाव होगा 5-5 साल में, उसको प्रॉपर वे में उसका रिव्यू होना चाहिए। तो राज्य निर्वाचन आयोग ये देखेगी कि भाई वो ठीक ढंग से हो, उनको गाइड करेगी, निर्देशित करेगी। मतदाता सूची जो तैयार होगा वो कैसे तैयार होगा, कौन कौन लोग उसमें रहेंगे, कहीं गलत तो तैयार नहीं हो रहा, उनको कंट्रोल करेगी, है ना। और पंचायतों का समय पर चुनाव कराएगी। जैसे अभी थोड़ा डिले हो गया है, कई राज्यों में पंचायत के चुनाव नहीं हो पा रहे कोरोना के कारण, तो ये लेकिन अब ये भी वही तय करते हैं, राज्य निर्वाचन आयोग ही तय करेंगे कि वो समय, वो सही समय क्या होगा जब हम पंचायतों का चुनाव कराएंगे। तो कभी कभी ऐसी अनअवॉइडेबल सर्कमस्टेंसेस में हो जाता है, अन्यथा राज्य निर्वाचन आयोग का यही प्रयास रहता है कि विघटित होने से पहले, यानी जो पंचायती राज व्यवस्था है 5 साल का टेन्योर है, उसके विघटित होने से पहले ही नया चुनाव करा के नए पंचायतों का गठन हो जाना चाहिए। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के तहत यह प्रावधान किया गया है। तो राज्य निर्वाचन आयोग को ये सब पावर्स दिए गए हैं कि आप जो है ये पंचायतों के निर्वाचन की प्रक्रिया को सुचारू रूप से चलाइए। तो ये जो है ये राज्यपाल द्वारा नियुक्त होते, जो राज्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं ना, वो राज्यपाल द्वारा नियुक्त होते हैं, ही इज अपॉइंटेड बाय द गवर्नर। लेकिन यहां पर एक बात ध्यान रखने का है, राज्य निर्वाचन आयुक्त तो भले ही नियुक्त राज्यपाल द्वारा होते हैं, लेकिन उनको रिमूवल आप ऐसे नहीं कर सकते, उनको पावर है। उनका रिमूवल अगर आपको करना है तो उनको उसी तरीके से हटाया जाएगा जैसे उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता
है। जैसे उच्च न्यायालय हाई कोर्ट के जजेस को रिमूव करते हैं, उसी तरीके से हटाया जा सकता है। ऐसे आसानी से नहीं हटाएंगे राज्य निर्वाचन आयुक्त को। तो अब ये उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को कैसे हटाते हैं, ये थोड़ा सा रिकॉल कर लीजिएगा आप लोग, है ना। मैं आपको थोड़ा हिंट कर देता हूं। अगर उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को रिमूव करना है तो इसकी प्रक्रिया जो है वो कहां शुरू होती है, लोकसभा और राज्यसभा में शुरू होती है। अगर लोकसभा में लाएंगे तो 100 सदस्यों का, राज्यसभा में लाएंगे तो 50 सदस्यों का प्रस्ताव लाना पड़ेगा। यदि लोकसभा में प्रस्ताव लाया जाता है तो लोकसभा स्पीकर उस प्रस्ताव को स्वीकार भी कर सकते हैं और अस्वीकार भी कर सकते हैं। और अगर राज्यसभा में प्रस्ताव लाया जाता है तो यही अधिकार उन्हें भी है, वो उस प्रस्ताव को स्वीकार भी कर सकते हैं और अस्वीकार भी कर सकते हैं, है ना, दोनों ही उनका। लेकिन अगर वो स्वीकार कर लेते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं प्रस्ताव को कि चलिए इसकी जांच कराते हैं, तो 3 सदस्यीय कमेटी बनानी पड़ती है। और उस कमेटी में सर्वोच्च न्यायालय के या तो मुख्य न्यायाधीश हो सकते हैं या अन्य न्यायाधीश हो सकते हैं, हाई कोर्ट के एक जज हो सकते हैं, या और फिर एक न्यायविद, कोई भी जो न्यायविद होते हैं उनको भी रखा जा सकता है। तो ये 3 सदस्यीय कमेटी होती है। वो कमेटी अपना जो है रिपोर्ट देती है। अगर लोकसभा में मान लीजिए आया था प्रस्ताव तो लोकसभा स्पीकर को देंगे वो रिपोर्ट। राज्यसभा में आया था प्रस्ताव राज्यसभा के सभापति के पास, तो वो कमेटी अपनी रिपोर्ट राज्यसभा के सभापति को देंगे। लेकिन अब जब मान लीजिए वो रिपोर्ट में उन्होंने ये बोला कि हाँ ये जो आरोप लगाए गए हैं ये सही है, मतलब जो राज्य निर्वाचन आयुक्त को हटाया जा सकता है, तो फिर क्या करेंगे कि दोनों सदनों में इन बोथ द हाउसेस 2/3 मेजोरिटी से पारित होना चाहिए प्रस्ताव, तभी हटाएंगे। कहने का मतलब यह है कि राज्य निर्वाचन आयुक्त भी एक बहुत महत्वपूर्ण पद है और इसीलिए इन्हें इस तरह का अधिकार दिया गया है और उनकी स्वतंत्रता को सुनिश्चित किया गया है, क्योंकि यह महत्वपूर्ण काम है पंचायती राज व्यवस्था का। इसके अलावा आर्टिकल 243L में चलते हैं। 243L में क्या है, इसमें एक सिंपल बात है कि अगर ये जो प्रावधान है यूनियन टेरिटरीज में लागू करना है तो उसके संबंध में क्या प्रावधान रहेंगे। तो इतनी सी बात है कि यूनियन टेरिटरी के संबंध में पंचायती राज व्यवस्था को लागू करने के संबंध में जो प्रावधान है वो आर्टिकल 243 में दिए गए हैं। 243M में क्या है, पार्ट नॉट टू अप्लाई इन सर्टेन एरियाज। अब देखिए जब ये एक्ट बना तो उस समय कुछ एरियाज में इसे एकदम से लागू नहीं किया जाना चाहिए, ये भी सोचा गया, क्योंकि भाई वहां पर कुछ पहले से व्यवस्थाएं चल रही हैं, जैसे शेड्यूल्ड एरियाज वगैरह होते हैं या कोई ऐसा एरिया है जहां पर जो है जिला परिषद वगैरह का गठन किया गया है ऑलरेडी, जैसे दार्जिलिंग वगैरह है, गोरखा हिल परिषद है ना, ये मणिपुर के पहाड़ी क्षेत्र हैं। तो जो शेड्यूल एरियाज हैं, अनुसूचित क्षेत्र हैं, उनमें एकदम से लागू नहीं करना है। ये प्रावधान जो है ये बात बताई गई है आर्टिकल 243M में। तो इसी को हमने बताया पार्ट नॉट टू अप्लाई इन सर्टेन एरिया, जैसे नागालैंड है, मेघालय है, मिजोरम है और कुछ अन्य विशेष क्षेत्र हैं। अन्य विशेष क्षेत्र में जैसे कि मणिपुर के पहाड़ी क्षेत्र जहां जिला परिषद अस्तित्व में है ना, ये थोड़ा स्पेशल प्रावधान है शेड्यूल एरियाज के लिए। आप जब संविधान की 5वीं और 6वीं अनुसूची पढ़ते हैं ना, वहां पर ये मिलता है। दार्जिलिंग जिला जहां दार्जिलिंग गोरखा हिल परिषद अस्तित्व में है। तो इस तरह से आर्टिकल 243M में ये व्यवस्था कर दी गई कि पंचायती राज व्यवस्था लागू होगा, राज्यों में भी लागू होगा, यूनियन टेरिटरीज में भी लागू कर सकते हैं, लेकिन कुछ स्पेशल एरियाज हैं, शेड्यूल्ड एरियाज हैं, वहां पर अभी एकदम लागू नहीं करेंगे, धीरे धीरे उनकी परिस्थितियों को समझते हुए ही लागू करेंगे। अच्छा, बाद में बहुत से चेंजेस भी हुए, जैसे आप देखेंगे कि 1996 में 1996 में एक एक्ट भी आया 1996 में, उसको बोलते हैं पेसा, दैट इज कॉल्ड पेसा, यानी पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरिया, पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरिया। अब देखिए चेंजेस आ रहे हैं। अब जब एक्ट लागू किया 24 अप्रैल 1993 में, फिर उनको लगा, पूरे देश में लगा कि भाई सब जगह अच्छा काम हो रहा है, पंचायतों के माध्यम से विकास अच्छा हो रहा है, तो उन्होंने पेशा के माध्यम से बोला कि भाई पंचायत जो एक्सटेंशन है पंचायती राज व्यवस्था का, आप शेड्यूल एरियाज में भी लागू कर सकते हैं। तो कई ऐसे पहाड़ी राज्य हैं, स्पेशल राज्य हैं, शेड्यूल एरियाज हैं, वहां भी इसे लागू करने का रास्ता खुल गया। तो इस तरह की व्यवस्था जो है आर्टिकल 243M में की गई थी कि कहां-कहां इसे लागू नहीं करेंगे, जो बाद में और भी चेंजेस हुए। आर्टिकल 243N में क्या है,
जो 243N में भाई ये व्यवस्था कर दी गई कि देखिए कानून तो बन गया है 24 अप्रैल 1993, 24 अप्रैल 1993 से ये लागू भी हो गया है, लेकिन इसे राज्यों को थोड़ा समय चाहिए ना, स्टेट्स एकदम से कैसे उसको इंप्लीमेंट करेंगे। तो उनको बोला 1 साल का टाइम है आपके पास, आप अपने राज्य की परिस्थितियों के हिसाब से समझ लीजिए एक्ट को और फिर अपने राज्य के विधानमंडल में उसे पारित करिए। जो पुराना कानून है पंचायती राज का वो तब तक लागू रहेगा, मजबूरी नहीं है एकदम से तुरंत कि महीने भर 2 महीने 3 महीने में ही आप लागू करें। तो पुराने कानून को आप थोड़े समय तक चलने दीजिए, लेकिन ध्यान रहे 1 साल के भीतर आप अपने राज्य में कानून बना करके उसे लागू कर दी। तो ये भी व्यवस्था इसमें कर दी गई थी कि आप राज्य जो है उनको स्वतंत्रता दी गई कि वो 1 वर्ष के भीतर कानून अपने हिसाब से परिस्थितियों से बना करके लागू करें, तब तक जो है वर्तमान कानून जो है वो कंटिन्यू रहेंगे। ये व्यवस्था आर्टिकल 243N में थी। फिर आता है आर्टिकल 243O, चुनावी मामलों में न्यायालय के हस्तक्षेप पर रोक। चुनावी मामलों में जो इलेक्शन से रिलेटेड इश्यूज हैं, जैसे डिलिमिटेशन वगैरह करना है, सीटों का बंटवारा करना है, सीटों का निर्धारण करना है, क्षेत्र का निर्धारण करना है पंचायतों से रिलेटेड। अब इन मामलों को अगर इतना ज्यादा कोर्ट में ले जाएंगे तो भाई काम ही नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए थोड़ा व्यवस्था कर दी गई कि ऐसे मामले जो पंचायती राज व्यवस्था में चुनाव से संबंधित होंगे और निर्वाचन क्षेत्रों, सीटों के आवंटन इत्यादि से रिलेटेड होंगे, उनको न्यायालय में आप चुनौती न दें तो बेहतर होगा। तो यह व्यवस्था जो है आर्टिकल 243O में किया गया है। तो इस तरह से कुल 16 अनुच्छेदों के माध्यम से पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक अधिकार प्रदान किया गया। अब यही चीज मेंस में भी काम आता है आपको। अगर आप मेन एग्जाम में लिखेंगे तो वहां पर आपको क्वेश्चन आ जाएगा कि पंचायती राज व्यवस्था से हमारी सामाजिक व्यवस्था में क्या सुधार हुआ है, लोगों के जीवन में क्या बदलाव आया, ग्रामीण जीवन में क्या बदलाव आया। तो इन आर्टिकल्स को आप समझ लीजिए। जैसे देखिए आरक्षण का प्रावधान देख लीजिए 243D, इससे क्या बदलाव आया, तो अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य पिछड़े वर्ग और महिलाओं, उनके जीवन में बदलाव आया, उनको राजनीतिक भागीदारी करने का अवसर मिला। तो ये परिवर्तन आया। कुछ एग्जाम्पल भी देख सकते हैं। इसके अलावा पावर एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी आप देखिए 29 प्रकार के काम 11वीं अनुसूची में दिए गए हैं। तो हर वो काम जो ग्रामीण क्षेत्र के लोगों से जुड़े हुए हैं, चाहे वो शिक्षा हो, चाहे स्वास्थ्य हो, चाहे सड़क निर्माण हो, पुल निर्माण हो, बाढ़ का नियंत्रण हो, उसमें स्थानीय लोगों की भागीदारी बढ़ी और इससे उनका राजनीतिक सशक्तिकरण हुआ, यानी कि पॉलिटिकल एम्पावरमेंट हुआ। ये सब चेंजेस हुए। इसके अलावा देखिए थोड़ा टैक्स वसूलने का भी अधिकार मिला, तो प्रशासनिक कार्य करने का भी मौका मिला इन लोगों को। इसके अलावा वित्त आयोग की व्यवस्था इसलिए कर दी गई, फाइनेंस कमीशन की, कि भाई ये जो है राज्यों को गाइड करते रहेंगे कि पंचायतों को किस तरह के वित्तीय जो है मदद की जरूरत है या उनको किस तरह के अधिकार, वित्तीय अधिकार देने की जरूरत है। इसके अलावा जो है इलेक्शन कमीशन का प्रावधान इसलिए कर दिया गया कि भाई इलेक्शन कमीशन फोकस करेगी नियमित रूप से चुनाव और स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने की, और उनको ताकत भी दी गई इसके लिए। इसी तरह से अल्टीमेटली आपने ये देखा कि पंचायती राज व्यवस्था के माध्यम से भारत में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण को मजबूत किया गया, साथ ही साथ लोगों के जीवन स्तर में सुधार करने की कोशिश की गई, और साथ ही साथ ग्रामीण स्तर पर एक बड़ा बदलाव और विकासात्मक बदलाव देखने को मिला। इसी तरह से हम अगली क्लास में आपसे चर्चा करेंगे मध्य प्रदेश में पंचायती राज व्यवस्था के ऊपर भी। अगर आपको यह लेक्चर पसंद आया हो, प्लीज हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट करिए, लाइक करिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।